बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वकार अली एंड यू आर वाचिंग बायोकेम एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे थर्मोडायनामिक्स के, और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स को हम क्यों स्टडी करेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिस्टम्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम की टाइप्स आ जाती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, और उसके बाद जो मुख्तलिफ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उस टॉपिक की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उस टॉपिक का जो नाम होता है उसके अंदर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक उससे हमें समझ आ जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है। एक हम कहते हैं थर्मो और दूसरा हमारे पास है डायनामिक। दूसरा हमारे पास है डायनामिक्स। तो थर्मो का वर्ड जो हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या हो गया? हीट। ठीक है, हीट, इसको हम थर्मो कहते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होगा? फ्लो और मोशन। ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते हैं डायनामिक्स और इसके साथ एक और वर्ड हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। तो डायनामिक हम फ्लो या मोशन को कहते हैं, स्टैटिक हम कहते हैं अगर कोई चीज स्टेशनरी हो तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया हीट एंड मोशन। हीट एंड मोशन, इसके अंदर हमने हीट को स्टडी करना है एंड मोशन और फ्लो। दूसरे वर्ड में हम इसको कहते हैं, हीट का मतलब यहां पे हो गया ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का मतलब क्या हो गया? ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर हमने ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करना है एंड फ्लो और मोशन। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम करते हैं, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर, केमिकल प्रोसेस, तो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हम कहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज केमिकल एनर्जी, वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उसको हम स्टडी करेंगे किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर। तो आगे यहां तक बात समझ। अब फिजिकल प्रोसेस हम किस प्रोसेस को कहते हैं? फिजिकल ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होगी। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हो गया। केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड्स जो है ये ब्रेक होते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ऑपरेट करेगा थ्रू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये क्या हो गया कि जो बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेट करेगा थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होगी उसको हमने स्टडी करना है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ये बेसिक हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है, हम थर्मोडायनामिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, तो इसका सिंपल से हमारे पास तीन जनरलाइजेशन आ जाती है, इसकी तीन बातें आ जाती है कि हम थर्मोडायनामिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बात तो हमारे पास क्या आ गई है? व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स, व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स। हम थर्मोडायनामिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? तीन बातें हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। अगर पहली बात, दो सब्सटेंस है, उनको हमने एक दूसरे के साथ डाल दिया है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास दो सब्सटेंस है। अब इन दो सब्सटेंस में हमने देखना है
कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं। मतलब थर्मोडायनामिक्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर आर नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में बताता है? फिजिबिलिटी। किसके बारे में? फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि वेदर द केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। इन दो सब्सटेंस को हमने एक दूसरे के साथ डाल दिया, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम थर्मोडायनामिक्स से पता लगा सकते हैं। तो पहली बात तो थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस इसमें क्या है कि थर्मोडायनामिक्स हमें फिजिबिलिटी बताता है, लेकिन एट सर्टेन कंडीशन। ठीक है, एक खास कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर हमें थर्मोडायनामिक्स फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताता है, नॉट एट ऑल कंडीशन। हर एक कंडीशन के अंदर हमें ये नहीं बता सकता। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर दो सब्सटेंस है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स ने तो हमें यह बता दिया कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे एक खास कंडीशन के अंदर। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स हमें यह नहीं बताता कि इसका रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमें इसके बारे में नहीं बताता कि वेदर द रिएक्शन इज स्लो और फास्ट। तो पहली बात तो हमारे पास ये आ गई कि व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स। हम थर्मोडायनामिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है कि वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब दूसरी बात है, दो सब्सटेंस है, इसने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर दिया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया AB। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज इन एनर्जी है, ये क्या है? चेंज इन एनर्जी क्या है? तो मतलब थर्मोडायनामिक्स हमें दूसरी बात क्या बताता है कि अगर दो सब्सटेंस है, इसने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिया, तो इसमें जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या होगा? एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इसमें एमिट हो रही है, ठीक है, एवॉल्व हो रही है, तो इसमें चेंज क्या आ रही है? ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है कि कौन से कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। एट व्हाट concentration the equilibrium is attained। ठीक है, तो तीन बातें समझ आ गई है कि थर्मोडायनामिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है, सर्टेन कंडीशन। दूसरी बात, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें चेंज इन एनर्जी क्या होगी। तीसरी बात, एट व्हाट कंसंट्रेशन द इक्विलिब्रियम इज अटेन, मतलब कौन से कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, उस केमिकल प्रोसेस के अंदर। तो ये तीन जनरलाइजेशन थी, तीन बातें थी जो हमें थर्मोडायनामिक्स बताते हैं। इसके बाद हम आएंगे थर्मोडायनामिक्स के बेसिक टर्म्स के ऊपर कि थर्मोडायनामिक्स में बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं और उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई सबको। अच्छा, बेसिक टर्म्स थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, एक हमारे पास आता है सिस्टम, दूसरा हमारे पास आता है सराउंडिंग। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? तो पहली बात जो ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ये मिलके बना होता है किससे? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम हमारा यूनिवर्स का वो पार्ट होगा जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और कंसिडरेशन। ठीक है, इसको हम सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये हम कहते हैं हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये एक जार है। अब इसमें क्या है कि दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस NaCl, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, जहां पे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? सिस्टम है।
और सिस्टम के अलावा ये जितनी भी चीजें हैं, बीकर आ गया, यहां पे एयर आ गई, ये सारी चीजें सराउंडिंग के अंदर आ जाती है। तो सराउंडिंग को हम कहते हैं एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी हमारे पास होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। अब इसमें एक और बात है कि यूनिवर्स का जो सिस्टम है, सिस्टम आपका यूनिवर्स का माइनर पार्ट है, माइनर पार्ट, ठीक है, और सराउंडिंग आपका क्या है, मेजर पार्ट। सराउंडिंग क्या है, मेजर पार्ट है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सिस्टम आपका ओ पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो, सराउंडिंग आपका क्या होगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि आपका जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, देख ले ये सिस्टम है, ये इसका सराउंडिंग है, तो इन दोनों के दरमियान कोई बाउंड्री तो मौजूद है। तो हम यहां पे ये बात करेंगे कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग है, क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग, तो इनके दरमियान क्या मौजूद है, ये बाउंड्री मौजूद है, ठीक है। ये सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान बाउंड्री है, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान बाउंड्री मौजूद होती है। अब ये बाउंड्री आपकी क्या हो सकती है, ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, ठीक है, ये बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब ये बीकर है ना, यहां पे देख ले ये बीकर है, तो ये बीकर की ये वाली बाउंड्री जो है ये आपकी क्या है, ये रियल बाउंड्री है, ठीक है। और ऊपर तो यहां पे कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है, तो यहां पे इसको हम क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री यहां पे रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री हमारे पास क्या हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है, हार्ड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो दूसरी बात इसमें यह आ गई कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक बाउंड्री मौजूद होती है, और वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो उसके बाद सिस्टम को हम मजीद डिफाइन करते हैं या मजीद इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं सिस्टम की। सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग, के सराउंडिंग के बेस पे सिस्टम की कितनी टाइप्स आ जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप्स आ गई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी प्लस मैटर ये दोनों क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके विद सराउंडिंग, एक्सचेंज विद सराउंडिंग। अब ये एक बीकर है, ठीक है, यहां पे वाटर बॉयल हो रहा है, तो वाटर बॉयल। अब इसमें एक और बात ये आ गई कि आपका जो ओपन सिस्टम है इसकी जो बाउंड्री है ये कंडक्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो एनर्जी भी यहां से, अगर ये वाटर हॉट है तो यहां से एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, ठीक है, और ये आपका यहां से मास भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वो बॉयल हो रहा है तो उसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका मास कम होगा। तो इस पे दोनों चीजें, ये आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम होगा, इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। दूसरी बात, क्लोज सिस्टम क्या है, ठीक है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी एनर्जी जो है ये एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग के साथ, एनर्जी इसमें एक्सचेंज होती है, लेकिन जो मैटर है ये मैटर नॉट एक्सचेंज्ड, ठीक है, इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब ये सिस्टम है तो इसकी भी जो बाउंड्री है ये भी कंडक्टिंग होनी चाहिए, बाउंड्री भी इसकी क्या होती है, कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर ये है तो यहाँ पे क्या है, मास तो ऊपर एक्सचेंज नहीं होता, क्लोज सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहली बात तो ये कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री है ये इंसुलेटिंग होनी चाहिए, बाउंड्री इसकी क्या होगी, इंसुलेटिंग। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर
मास भी एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, ना आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है ना आपका मैटर एक्सचेंज होता है विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये सिस्टम है, इसकी ये बाउंड्री इंसुलेटिंग है, बाउंड्रीज इसकी, तो यहां पे ना एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी ना मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, अब इसमें दूसरी बात क्या आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of composition, on the basis of composition of system, system is divided into two types, homogeneous, heterogeneous, homogeneous, heterogeneous। तो होमोजीनियस सिस्टम आपका कौन सा होगा, ऐसा सिस्टम जो कि वन फेस के अंदर हो, किसके अंदर हो, वन फेस के अंदर हो, या हम कहते हैं जो कि यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टम है, तो इसके अंदर सारा लिक्विड मौजूद है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड आ गया, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, इसमें दूसरी कोई इंप्यूरिटी नहीं है, ना इसके अंदर सॉलिड मौजूद है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं, तो इसमें क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। इसी तरह अगर एक सिस्टम है उसके अंदर सारी गैसेस मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं, ये भी होमोजीनियस सिस्टम है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब ये सिस्टम है, इसके अंदर N2 प्लस O2 है, दोनों गैसेस है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ये क्या हुआ, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, होमोजीनियस सिस्टम हुआ, जो कि एक ही फेस के अंदर, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या हो, जो कि मोर देन वन फेज हो, मोर देन वन फेज। ठीक है, अब सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है, यहां पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। ठीक है, आसान सी एग्जांपल्स इसकी क्या है कि अगर इसमें वाटर मौजूद है और इसमें क्या है, आइस पार्टिकल भी है, क्या है, आइस पार्टिकल, तो आइस पार्टिकल इन कांटेक्ट विद वाटर, तो ये कौन से सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा फेजेस मौजूद है, सॉलिड का फेज भी है और लिक्विड का फेज भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो टू टाइप्स हमारे पास ये आ गई है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो यहां तक समझ आ गई है सबको। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस को। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारा पहला प्रोसेस आ जाता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है कि आइसोथर्मल, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइसो का मतलब यहां पे क्या हुआ, सेम, और थर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता हो, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रहा हो। अब इस प्रोसेस के अंदर आपका जो डेल टी है ये किसके बराबर होगा, चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जांपल्स में अगर हम देख ले हमारे पास आती है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन हीट कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें जो हीट है ये हीट एक्सचेंज हो सकती है विद सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाती है, रेफ्रिजरेटर आ जाती है। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर आपका किस मेथड के ऊपर काम करता है, इंसुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे इंसुलेशन के ऊपर ये काम करता है, इंसुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब गर्मियों के अंदर आपके रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर पड़ा होगा तो उस रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर आप जिस तरह सेट करते हैं तो वो उसी तरह कांस्टेंट होता है। अब दूसरी एग्जांपल इसकी क्या आ जाती है, दूसरी एग्जांपल इसकी आ जाती है हीट पंप।
हीट पंप। अब बाज घरों के अंदर जो गर्ल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हीट पंप लगा होता है। जब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हीट पंप जो है वो हीट को एक्सपेल कर देता है आउटसाइड, और जब अंदर का टेम्परेचर कम होता है तो हीट पंप क्या कर देता है कि बाहर से हीट को अंदर लेके आता है। तो उसकी वजह से जो घर है उस होम का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो जाता है। और तीसरी इसके एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है क्या, फेस चेंजेस ऑफ लिक्विड। बाज लिक्विड्स ऐसे होते हैं जब वो फेस चेंज करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर किस में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इम्प्यूरिटी का होना मस्ट है, इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, सॉरी। अगर इम्प्यूरिटी होगी तो फिर ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनामिकल ऐसा प्रोसेस होगा जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा प्रोसेस आ जाता है उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, ऐसा प्रोसेस होगा जो कि कांस्टेंट हीट के अंदर होगा, कांस्टेंट हीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर आपका जो डेल क्यू है, चेंज इन हीट है, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब कोई हीट इस सिस्टम के अंदर चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हीट के ऊपर ये सिस्टम प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक और बात यह है कि इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस पे वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरीज, टेम्परेचर चेंज होता जाएगा लेकिन जो डेल क्यू है ये 0 के बराबर होगा। तो एग्जांपल्स हमारे पास इसमें क्या है कि आपकी जो एयर है, आसान सी एग्जांपल है, मूवमेंट ऑफ एयर इन अपवर्ड। ठीक है, जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उससे हीट लॉस नहीं होता, ना वो हीट गेन करती है। लेकिन जो ही वो ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर जाके क्या होती है, कूल होती है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर जो स्फीयर्स हैं उसका टेम्परेचर कम होता जाता है ऊपर एल्टीट्यूड पे जो ही हम जाते हैं, तो इसलिए वो एयर क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, जिसमें हीट चेंज जो है ये 0 के बराबर होगा। अब इसके साथ ही तीसरा हमारा जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसो का वर्ड तो वही हम यूज करते हैं सेम के लिए, और जो बार है इसका वर्ड हम बारिक, ये वर्ड हम यूज करते हैं प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो डेल पी है ये किसके बराबर हो, चेंज इन प्रेशर आपका 0 हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा एग्जांपल जिसमें क्या होगी कि आप बॉइलिंग करते हैं वाटर को, बॉइलिंग ऑफ H2O, वाटर को आप बॉयल करते हैं। अब वाटर की जो ही आप बॉइलिंग करते हैं तो यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होता है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या है, 1 atm है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाटर क्या होता है, बॉयल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर फ्रीजिंग हो रही हो, इसी तरह अगर वाटर की फ्रीजिंग भी हो रही हो तो वो भी क्या होगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि इस पे जो आपका वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब ये आपका एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद है, गैसेस मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैसेस मौजूद है। अब अगर हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट हम इस सिस्टम को सप्लाई करते हैं, तो वो जो हीट है वो हीट अंदर जाके उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। हीट क्या करेगा अंदर जाके, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल
एनर्जी को इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका जो डेल वी है ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो, जिसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 के बराबर हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब 5th नंबर पे हमारे पास जो आता है उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, साइक्लिक। कोई भी सिस्टम हो वो मुख्तलिफ चेंजेस करे, डिफरेंट चेंजेस करे, लेकिन उस चेंजेस के बाद ही वो अपने क्या पहुंचे, रीच्ड एट इनिशियल पोजीशन। जहां से वो गया था वो उसी तरह इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपका जो डेल ई है, ये डेल ई चेंज इन एनर्जी आपकी किसके बराबर, आपका जो डेल एच होगा ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ये आपका एक प्रोसेस है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये मुख्तलिफ चेंजेस करके दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, उसी प्रोसेस के ऊपर, जो अपने स्टेप्स को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। वो साइक्लिक, जिस तरह उस साइकिल का टायर है उसी तरह रोटेट होता है, इनिशियल से फाइनल, फिर इनिशियल, उसी तरह उस पोजीशन के ऊपर आता रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद जो 6th नंबर पे हमारा प्रोसेस आएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये 6th नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल तो हमें पता है, ऐसा प्रोसेस जो कि क्या हो जाए, रिवर्स्ड हो जाए। ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स्ड हो, बैक आ जाता हो, इक्विलिब्रियम जिस पे हर पॉइंट के ऊपर बनता हो, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो कि क्या हो, रिवर्स्ड हो सो। इसके बाद दूसरी ये बात है कि ये प्रोसेस होता है स्मॉल स्टेजेस के अंदर, स्मॉल स्टेजेस, या हम कहते हैं स्मॉल स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। मतलब अगर ये प्रोसेस है, इसने यहां से प्रोसीड होना है, तो ये क्या करेगा, इस स्मॉल स्टेप्स के ऊपर जाएगा। ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स इन स्मॉल स्टेजेस और स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, ये दूसरी बात आ गई। अब इसमें तीसरी बात हमारे पास क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, इनफाइनाइट टाइम। एक किस्म का हम इसको आइडियल प्रोसेस भी कह सकते हैं, आइडियल प्रोसेस। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, इसके लिए टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के अंदर होगा। और इसके बाद लास्ट बात इसमें क्या है कि ये प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब एक जिसके लिए बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी, बाहर से कुछ कंडीशन इसको रिक्वायर्ड होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा, कि बाज़ दफ़ा पूछी जाती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें एक और बात है कि हर एक स्टेज के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर एक स्टेज के ऊपर इस या हर एक स्टेप के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो यहां पे हम ये बात भी इसके साथ करेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड एट एवरी पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये थर्मोडायनामिक का प्रोसेस नंबर 7 है, इसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। पहली बात तो इसके बारे में यही आएगी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, और ये स्मॉल स्टेजेस के ऊपर या स्मॉल स्टेप्स के ऊपर नहीं होता, बल्कि वन लार्ज स्टेप्स या स्टेजेस। अगर इसने जाना है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे, तो इसके लिए जो टाइम होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड टाइम में। और इसमें हर स्टेज के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, बल्कि इक्विलिब्रियम इसका सिर्फ एस्टेब्लिश होता है एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, फाइनल
पोजीशन के ऊपर। और उसके बाद लास्ट बात इसके अंदर ये है कि ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसके लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, जिसमें हमने सिस्टम को पढ़ा, सराउंडिंग को पढ़ा, उसके बाद थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को पढ़ा। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ा, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस को पढ़ा, आइसोबारिक प्रोसेस को पढ़ा, एडियाबेटिक प्रोसेस को पढ़ा, साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ा, रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को। तो ये 7 थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इससे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम मजीद अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।